इन्फ्लेशन के इंटेंसिटी पे उसके टाइप्स को देख लेते हैं। टाइप्स बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे भी जो है इन्फ्लेशन को डिफाइन किया गया, उसके टाइप्स को बनाया गया है। जैसे पहला है लो इन्फ्लेशन या क्रीपर इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दूसरा आपका गैलोपिंग, ये इन्फ्लेशन पे है। और इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो सेक्टोरल इन्फ्लेशन थे, यानी कि डिमांड जो है साइड या डिमांड पुश जो है इन्फ्लेशन क्या होता है, टाइप्स में पहला था, और दूसरा टाइप कॉस्ट के कारण जो इन्फ्लेशन होता है। और ये आपका इंटेंसिटी के बेस्ड पे है कि हाई लो इंटेंसिटी के हिसाब से कैसे जो है इन्फ्लेशन के टाइप्स को डिफाइन किया गया है। और तीसरा जो होता है हाइपर इन्फ्लेशन। जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, अगर इन्फ्लेशन जो है विद इन 1 या 2% है तो उसको हम क्रीपिंग या लो इन्फ्लेशन कहते हैं। और अगर गैलोपिंग इन्फ्लेशन की बात करें तो अगर मान लीजिए 9% to 12% यानी डबल डिजिट में जब जो है इन्फ्लेशन हो जाता है या ट्रिपल डिजिट में, तो उसको गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो डबल डिजिट में जब हो जाता है तो गैलोपिंग। हाइपर इन्फ्लेशन होता है कि ओवरनाइट प्राइस लेवल ओवर शूटिंग, यानी जो है एक रात 2 रात में जो है जो प्राइस लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अचानक, तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और इसका कारण क्या होता है कि लोगों की जो डोमेस्टिक कंट्री में जो डोमेस्टिक करेंसी होती है, पीपल लूज कॉन्फिडेंस इन डोमेस्टिक करेंसी। दूसरी बात, people adopt or start new currency as a medium of transaction। या वो अदर असेट्स जैसे गोल्ड हुआ या फॉरेन करेंसीज हुई, उसको जो है वो प्रेफरेंस देते हैं जो है डोमेस्टिक करेंसी की वजह पे। हाल ही में ईरान में जो है नई करेंसी को अडॉप्ट किया गया है। यानी हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि लोगों के डोमेस्टिक करेंसी में डिमांड या जो कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है, जिससे जो लोकल या डोमेस्टिक करेंसी होती है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाती है। तो उस टाइप के इन्फ्लेशन को हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इसके बाद एक होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। या जिसको बॉटलनेक इन्फ्लेशन कहते हैं। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होता है कि ये जब सप्लाई जो है ड्रास्टिकली फॉल्स हो जाती है या कम हो जाती है और डिमांड का जो लेवल होता है वो सेम होता है, तो उस इन्फ्लेशन को हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं। डिमांड
रिमेन सेम लेवल। तो इस टाइप का जो इन्फ्लेशन आता है इकोनॉमी में, उसको हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि अगर इसको समझें तो अगर एग्रीकल्चर में मान लीजिए कि कोई ज़्यादा बारिश आ गई या कोई नेचुरल हैज़ार्ड आ गया, उससे जो एग्रीकल्चर जो आउटपुट है वो बहुत कम होगा। तो उससे क्या होगा कि इस पे जो डिपेंड इंडस्ट्री होगी, इसके रॉ मटेरियल पे, डिपेंड जो इंडस्ट्री होगी उसके जो प्रोडक्शन का प्राइसेस होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। या उसमें जो है प्रोडक्शन बहुत कम होगा, जिससे नेक्स्ट इंडस्ट्री के लिए ये इंडस्ट्री जो है एक रॉ मटेरियल का काम करती है, वो इंडस्ट्री सी जो है वो क्या होगी, इम्पैक्टेड होगी। और इसके बाद जो ये फाइनल गुड्स बनेगा उसकी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। जिससे हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर के बाद इस पे डिपेंड जो कंट्री है, जो इंडस्ट्री है, उसके आउटपुट में जो है उसका आउटपुट इम्पैक्टेड हो रहा है, अगर एग्रीकल्चर पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इस इंडस्ट्री पे डिपेंड इंडस्ट्री जो होती है उसके भी आउटपुट पे वो इम्पैक्ट पड़ता है। और फाइनली जो सप्लाई होती है गुड्स की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस प्रकार के इन्फ्लेशन को हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं या बॉटलनेक इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसको जो इंडिया में जो है पाया जाता है। यानी इंडिया में मेनली जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है कि एग्रीकल्चर अगर प्रभावित हुआ तो उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री होगी वो प्रभावित होगी, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इंडस्ट्री होगी वो प्रभावित होगी, और एट लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इंडस्ट्री का वो भी क्या होगा, कम होगा या उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, जिससे जो है कॉस्ट पुश या डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा। अब या तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी होने के कारण हो सकता है, या सप्लाई साइडेड में जो है डिक्रीजमेंट होने में, सप्लाई के डिक्रीजमेंट होने से जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। लेकिन इन्फ्लेशन ये स्ट्रक्चरल होता है। अब बात हम करते हैं इंडिया में, या अब हम इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को देखें, इसके पहले एक और इन्फ्लेशन को देख लेते हैं जिसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। कोर इन्फ्लेशन ये होता है कि अगर जो है सभी जो है गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस में अगर जो है इंक्रीजमेंट होता है तो उसको हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। और कोर इन्फ्लेशन के डेफिनेशन को अगर डेवलप कंट्रीज़ जैसे ब्रिटेन और अमेरिका वगैरह पे अप्लाई करें तो उसमें जो है ऑयल या जो फूड आर्टिकल्स और एनर्जी को इंक्लूड नहीं किया जाता है। लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो सबसे ज़्यादा एनर्जी सेक्टर और फूड आर्टिकल्स में होता है। यानी कि जो कोर इन्फ्लेशन होता है वो इंक्रीजमेंट इन प्राइसेस ऑफ all goods and services including energy and food articles, जो कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत ही ड्रास्टिक
ग्रेट हर्डल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन अगर इस कोर इन्फ्लेशन को देखा जाए तो डेवलप कंट्रीज़ के कोर इन्फ्लेशन के डेफिनेशन में एनर्जी और फूड आर्टिकल्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए सबसे बड़ा हर्डल होता है। यानी इसमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है, किनमें? एनर्जी और फूड आर्टिकल्स में। क्यों होता है? जैसे कि मान लीजिए कि क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसका जो फॉरेक्स रिज़र्व होता है वो कम होता है। अब जब फॉरेन करेंसी उसके पास कम होती तो ये एनर्जी, गैस और क्रूड ऑयल ख़रीदना या पेट्रोलियम को परचेस करना वो नेसेसरी होता है, यानी मैंडेटरी होता है, या जिसको कह सकते हैं कंपलसरी। तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसके फॉरेक्स रिज़र्व जो है उस एनर्जी आर्टिकल्स को या गुड्स को, सर्विसेज को ख़रीदने में चले जाते हैं। फूड आर्टिकल्स भी जो है इस कोर इन्फ्लेशन में आते हैं। यानी कि कोर इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है जिसमें सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में इंक्रीजमेंट हो जाता है। इन्फ्लेशन के टाइप्स और उसको कंट्रोल करने के मेजर्स को देखने के बाद हम उसके अब इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट को देखते हैं। अगर इफ़ेक्ट की बात करें तो पहला जो इफ़ेक्ट होता है कि जो क्रेडिटर होते हैं वो क्या होते हैं, उनको लॉस होता है। और जो डेबिटेड बोरोवर होते हैं उनको बेनिफिट होता है। अब इसके बाद जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनको भी लॉस होता है। लेकिन फिक्स्ड इनकम के जो लोग होते हैं, जैसे कि पेंशन हो गए, LIC वाले हो गए, इन सबको क्या होता है? बेनिफिट होता है। यानी कि वेरिएबल इनकम वालों का जो है क्या होता है, इसमें बेनिफिट होता है। लेकिन अगर सैलरीड पर्सन को देखें या जो फिक्स्ड इनकम वाले होते हैं उनको क्या होता है? प्रॉफिट इसमें होता है। इसके बाद अगर डिमांड को देखें तो डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है। दूसरी बात, अगर हम इनकम को देखें तो इनकम इंक्रीज़ होती है। इसके बाद लेकिन इनकम के नॉमिनल वैल्यू में इंक्रीजमेंट होता है, और जबकि रियल वैल्यू जो है वो सेम रहती है। नॉमिनल वैल्यू क्या होती है कि जो इन्फ्लेशन को अगर किस रियल इनकम में जोड़ दिया जाए तो वो नॉमिनल वैल्यू ऑफ इनकम हो जाएगी, और अगर इन्फ्लेशन को नॉमिनल वैल्यू ऑफ इनकम में से निकाल दिया जाए तो वो रियल वैल्यू ऑफ इनकम हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेविंग, जो है वो पहले तो थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए इंक्रीज होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये डिक्रीज हो जाती है। यानी कि सेविंग जो है वो इन्फ्लेशन के समय जो है वो बढ़ती है। अब इसके बाद टैक्सेस की बात अगर करें तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट टैक्सेस के बाद
अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो फिजिकल डेफिसिट भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट या प्रोड्यूसर करता है, जिससे जो है फिजिकल डेफिसिट क्या होती है, वो बढ़ती जाती है। फिजिकल डेफिसिट के बाद हम एक्सचेंज रेट को देखते हैं। एक्सचेंज रेट भी क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि करेंसी लॉस वैल्यू अगेंस्ट अदर करेंसी। अब एक्सचेंज रेट को देखने के बाद अगर एक्सपोर्ट को देखें, एक्सपोर्ट में क्या होता है, इसमें इंक्रीजमेंट होता है, लेकिन नॉमिनल होता है, वैल्यू इंक्रीजमेंट नहीं होता है। और जो डोमेस्टिक गुड्स होती है वो जो है फॉरेन मार्केट में उसको कम्पिटिटिव प्राइसेस जो है वो मिलते हैं। नेक्स्ट अगर इंपोर्ट को देखें तो इंपोर्ट क्या होता है, इसमें डिसएडवांटेज होता है, यानी कि लॉस इंपोर्ट करने से क्या होता है, ज़्यादा इंपोर्ट करने पे डिसएडवांटेज होता है और जो है लोअर इंपोर्ट करने पे एडवांटेज होता है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनको डिसएडवांटेज होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो कंपलसरी उनको जो है इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे क्रूड ऑयल और गैसेस का जो है कंपलसरी इंपोर्ट करना पड़ता है, जिससे उनकी जो फॉरेन करेंसी या फॉरेक्स रिजर्व होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होता है। यानी कि डेवलपिंग कंट्री के लिए इंपोर्ट जो है वो डिसएडवांटेज होता है और डेवलप कंट्रीज़ के लिए जो है वो एक एडवांटेज का काम करता है। अब इसके बाद अगर जो है ट्रेड बैलेंस की बात करें ट्रेड बैलेंस का एडवांटेज जो है फेवरेबल फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, अनफेवरेबल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए अनफेवरेबल होता है, जबकि डेवलप कंट्रीज़ के लिए ट्रेड बैलेंस जो है वो फेवरेबल होता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कुछ समय बाद वो न्यूट्रल या कम होने लगता है। इसके बाद अगर वेजेस की बात करें वेजेस इंक्रीज और में डिक्रीज, लेकिन जो जनरली होता है वो वेजेस में इंक्रीजमेंट होता है। एम्प्लॉयमेंट में भी इंक्रीजमेंट होता है। अब जो है इसके इम्पैक्ट को देखने के बाद अब हम इन्फ्लेशन और इंडिया में उसका क्या प्रभाव है उसको देखते हैं।